जैसा कि हम मूल कर्तव्य तक संविधान को पढ़ चुके थे, अब मूल कर्तव्य के बाद क्या आता है, अगला टॉपिक आता है राष्ट्रपति या संघ की कार्यपालिका। तो हमने क्या सोचा है, इससे पहले हम संविधान के संशोधन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी इस प्रकार है कि 10 से 15 जो लेक्चर छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद हम संविधान के संशोधन को पढ़ते चलेंगे बीच बीच में, क्योंकि नहीं तो अंत में अगर संविधान के संशोधन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिर उन्हें याद करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो हम 10-10 संविधान के संशोधनों को पढ़ाए, हर लेक्चर में 10 संविधान के संशोधन को पढ़ा करेंगे। तो अभी तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि संविधान संशोधन मतलब कि संविधान में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या कारण था कि संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान में रखा गया। ठीक है, तो इसके बाद एक और लेक्चर होगा इसी का 1 से 10 तक संविधान संशोधन। इसके बाद अगर होगा तो फिर हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं संविधान संशोधन। अब देखिए, हमने जब संविधान की बात करी थी तो संविधान में कहा गया है, मतलब हम कहते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत मतलब जिसमें जान है। अब देखिए, जान किसमें होती है, जो परिवर्तनशील हो। अगर किसी व्यक्ति को आप परिवर्तनशील नहीं मानते तो उसमें जान ही नहीं है, वह उसमें सुधार करने की क्षमता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से संविधान को भी जीवंत दस्तावेज बनाने के लिए उसमें संशोधन का प्रावधान रखा। फिर दूसरा ही क्वेश्चन ये होता है कि संविधान का जो संशोधन है वो किस प्रकार का है। तो देखिए, यहां पर संविधान का संशोधन नम्य और अनम्य का मिश्रण है। अब नम्य और अनम्य क्या है, सबसे पहले तो लचीला भी है और कहीं कहीं कठोर भी है। लचीला क्यों है? लचीला इसलिए है कि मान लीजिए जरूरत पड़ने पर संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं कठोर क्यों है? अनावश्यक रूप से संविधान में बार बार संशोधन करने की जरूरत नहीं है। दोनों पॉइंट को समझिए। अब पहला ही हम बात कर लें कि संविधान का जो संशोधन है वो कितने प्रकार से होता है। संविधान में जो संशोधन है, तो संशोधन 3 प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले साधारण बहुमत से संशोधन होता है, दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन होता है और तीसरा विशेष बहुमत के साथ जो आधे राज्यों की सहमति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण बहुमत देख लीजिए कि दोनों सदनों में जो उपस्थित सदस्य होते हैं, यहां पर क्या कहा गया है कि दोनों सदनों में जो उपस्थित सदस्य हैं, ठीक है, उनमें से जो मत दे रहे हैं वह मत किसी बिल पर अगर किसी ने 50% +1 दे दिया, जिस भी तरफ दिया, वह संशोधन मान लिया जाएगा। और एक पॉइंट याद रखिए, साधारण बहुमत जो है वह 368 के तहत नहीं माना जाता। संविधान अगर क्वेश्चन आता है क्या साधारण बहुमत 368 के तहत माना जाएगा, तो साफ बिल्कुल नहीं माना जाएगा। दोबारा समझिए कि दोनों सदनों में उपस्थित सदस्य, एक लिमिट से कम सदस्य उपस्थित नहीं होते। ये हम आगे के आर्टिकल में पढ़ेंगे। कोरम जिसको बोलते हैं, कोरम गणपूर्ति 1/10। ठीक है, तो दोनों सदनों में जो उपस्थित सदस्य हैं उसमें से जो मत देने वाले सदस्य हैं दोनों सदनों में 50% +1 किसी भी व्यक्ति को उन्होंने किसी भी बिल को उन्होंने मत दिया तो वह बिल पास माना जाएगा, लेकिन यह 368 के तहत नहीं होगा। अब समझिए कि जैसे अभी जम्मू कश्मीर को जब अलग अलग किया था तो इसी साधारण बहुमत के तहत किया था, क्योंकि आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 4 कहता है कि भाग 1 से संबंधित सभी प्रावधान साधारण बहुमत से ही पारित किए जाएंगे। तो जो 370 हटकर जो 2 राज्य बने थे तो उसमें कोई विशेष बहुमत या विशेष कुछ नहीं था, और जो सरकारें नहीं कर रही थी वो पता नहीं क्यों नहीं कर रही थी, उनका क्या लालच था या उनके अंदर क्या ऐसी भावना थी। जबकि एक साधारण बहुमत के तहत हम जम्मू कश्मीर की सीमा में परिवर्तन कर सकते थे, 370 हटा सकते थे। ठीक है, 370 के प्रावधान 370 तो है, तो ये साधारण बहुमत हो गया। जैसे तेलंगाना जो राज्य अलग हुआ था वह भी साधारण बहुमत से ही हुआ था। ठीक है, तो आप ये समझेंगे कि साधारण बहुमत। फिर आता है विशेष बहुमत।
विशेष बहुमत क्या होता है, 368 के अंतर्गत आता है। विशेष बहुमत जो है 368 अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है उसके अंतर्गत आता है। अब ये क्या कहता है, सदन की कुल संख्या का बहुमत, मतलब सदन में इतने सदस्य तो होने चाहिए जो कुल संख्या का 50% से अधिक हों। समझ रहे हो, सदन की कुल संख्या का बहुमत मतलब इतने सदस्य तो होने चाहिए कि जो मतलब सदन की जो कुल संख्या उसके बहुमत पास हो। उस मतलब ये जो बिल है विशेष बहुमत का, ये तभी पास होगा कि सदन में जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या जितनी है उसका बहुमत तो जरूरी है ही, उसका बहुमत तो जरूरी है ही। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपस्थित सदस्य, जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उसका 2/3, उसका कितना, 2/3, दोनों में 2/3 सदस्यों से जब कोई बिल, सदस्यों की सहमति से जब कोई बिल पास होगा वही 368 के तहत विशेष बहुमत कहा जाएगा। समझे कि सदन की कुल संख्या का बहुमत, मतलब सदन की संख्या अगर 500 है मान लीजिए, वैसे तो 545 552 है, ठीक है। अगर सदन की संख्या, लोकसभा की बात कर रहा हूं, राज्यसभा की अलग है 250 है, ठीक है। तो सदन की कुल संख्या का जो सदन की संख्या, उसकी कुल संख्या का बहुमत तो चाहिए ही, पहली बात, उसकी जितनी भी संख्या है उसका हमको बहुमत चाहिए, ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा। प्लस लोकसभा में जितने सदस्य उपस्थित हैं उसका 2/3 चाहिए, और राज्यसभा में जितने सदस्य उपस्थित हैं उसका 2/3 चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये प्रावधान आता है, लेकिन यह संघीय ढांचे के अंतर्गत नहीं आता। संघीय ढांचे के अंतर्गत नहीं। संघीय ढांचे का मतलब जहां केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व जुड़ा हो, ऐसे मतलब ऐसा ढांचा जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व जुड़ा हो, उसके अंतर्गत इसे नहीं गिना जाता। तो आप विशेष बहुमत समझ गए। अब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के जो सदस्य हैं, मतलब कि आधे राज्यों के विधानमंडल से सहमति मिले तभी वो बिल पास होगा। ये 368(2) के तहत आता है। विशेष बहुमत तो आप समझ गए, यही पूरी प्रोसेस पहले तो पूरी करवानी है, ठीक है। इसके बाद आधे राज्य के विधानमंडल, आधे राज्य के जब विधानमंडल किसी को इसको सहमति देंगे तभी यह बिल पास होगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति से। ये क्या होता है, यह संघीय ढांचे के अंतर्गत आता है। जीएसटी जो विधेयक पास हुआ था ये इसी के अंतर्गत हुआ था। तो इस तरीके से हम संविधान संशोधन के तीनों प्रकारों को पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद, इसी के बाद हम संविधान के जो संशोधन 1 से 10 के बारे में एक शॉर्ट चर्चा करेंगे, ताकि आप समझ सकेंगे कि संविधान में कहां कहां कैसे कैसे संशोधन हुए। 1 से 10 और 10 के बाद फिर हम संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में आर्टिकल 52 से 61 तक बात की जाएगी। आर्टिकल 52 से 61 के बीच जो संपूर्ण प्रावधान है उनकी बात की जाएगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।